Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. First article is related to Delimitation Commission. Second article में we're going to talk about Woolly Ridley Turtle और climate change का इसके ऊपर impact. Third article EU और US के बीच में ट्रेड वॉर के बारे में है एंड फोर्थ आर्टिकल हेग सर्विस कन्वेंशन के बारे में। तो इन चारों आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल की बात की जाए तो इसका कंटेक्स्ट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1960-70s में इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करती है, जिसके बाद सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स को कहती है कि आप किसी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इफेक्टिवली वर्क कीजिए। अब होता यहां पे ये है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं ये अपनी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एंड इवन जो मटरनल हेल्थ है उसके ऊपर वर्क करते हैं, जिससे ये टोटल रिप्लेसमेंट रेट तक पहुंच जाते हैं। मतलब यहां पर हमारे दो वाली जो रणनीति है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाती है। बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट आप जब नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो नॉर्दर्न स्टेट्स में इफेक्टिव एफर्ट्स नहीं लिए जाते, जिससे आज भी कॉन्स्टेंटली इस एरिया में आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड ये टोटल रिप्लेसमेंट रेट से काफी ज्यादा है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है 2026 में अभी डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा एंड सदर्न स्टेट्स को डर है कि उनकी पार्लियामेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कटौती हो सकती है एंड इसी वजह से अभी ये पूरी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। तो हमें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानना होगा। देखिए डीलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 82 के अंडर मेंशन की गई है। अब यहां पर इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये अपनी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यानी जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज है स्टेट की, उनको रीड्रॉ करती है एज पर द पॉपुलेशन चेंज। अब आपको पता होगा कि हर 10 साल में इंडिया के अंदर सेंसस होते हैं। ऑल्दो 2021 में सेंसस होने थे बट कोविड की वजह से नहीं हो पाए। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो, जो सेंसस आपके कंडक्ट किए जाते हैं वहां पर आप इस तरह से इलेक्टोरल बाउंड्रीज हर स्टेट की रीड्रॉ कीजिए कि एक एमपी या एमएलए इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। तो मतलब वो पैरिटी होनी चाहिए कि एक एमपी अगर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो थ्रू आउट इंडिया वो 10 लाख लोग ही होने चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। तो यहां पे आप ये मान के चलो कि ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीडिजाइन करती है, जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट की सीट बनती है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये रीडिजाइन करती है। अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन और यूनिफॉर्म वोटर स्ट्रेंथ को ये मेंटेन करने की कोशिश करती है अपने डीलिमिटेशन के टाइम पे। अब यहां पे डीलिमिटेशन की बात की जाए तो पहली डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी 1952 में, जहां पर 1951 के सेंसस को बेस रखा गया। इसके तुरंत बाद 1963 में फिर से डीलिमिटेशन कंडक्ट की गई और इस बार बेस रहा 1962 का डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। देन 1973 में 1972 के डीलिमिटेशन एक्ट के अंडर की गई एंड देन 2002 में आपके 2002 के डीलिमिटेशन एक्ट के अंडर सभी चीजें करी गई। अब 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ सदर्न स्टेट्स को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भाई उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा यहां पे, तो हमने अपनी डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया था कि भाई यहां पर 2001 तक हम किसी भी तरह की डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं करेंगे। देन अगेन 2002 में यहां पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने एक बार फिर इसको फ्रीज कर दिया था टिल 2026। अभी गवर्नमेंट इस तरह के मूड में नहीं दिख रही है जहां पे फिर से इसे आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो उम्मीद यह लगाई जा रही है कि 2026 में डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज फिर से 5वीं बार यानी कंडक्ट की जाएगी। तो यहां पे डीलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो ये सेटअप की जाती है पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंडर, डीलिमिटेशन एक्ट, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी दोनों प्रोविजंस इसके देख सकते हो। इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, चेयरपर्सन इसके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर होंगे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको नॉमिनेट करते हैं तो। या आप ये भी कह सकते हो कि इसमें रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे इनके जो भी प्रोविजंस होते हैं, जैसे आर्टिकल 329 ये कहता है कि इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कोर्ट के अंदर। मतलब इनका जो भी आपका आउटकम रहेगा वो आपको मानना पड़ेगा
आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इवन अगर पार्लियामेंट में ये आता भी है, जैसे यहां पर आप मान के चलो कि इसको पार्लियामेंट में बिल को प्रेजेंट किया जाता है या इसकी पूरी जो डिलिमिटेशन एक्टिविटी है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पे कोई भी किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो नो मॉडिफिकेशन इज परमिसिबल इवन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ पीपल एंड इवन लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल। अब यहां पर इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, उसको समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस में एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म के ऊपर इस टॉपिक से। देखिए, पहली चीज तो सदर्न स्टेट्स के कंसर्न को हमें यहां पर समझना होगा, जो कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन उन्होंने कंट्रोल की, इसमें उनकी क्या गलती है। अब यहां पर उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज को ठीक से इंप्लीमेंट किया। अब ये अपनी पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन को लूज कर रहे हैं उन स्टेट्स को जो कि ठीक से इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं कर पाए। फिर दूसरा कंसर्न आता है फेडरलिज्म को लेके, जहां पर नॉर्दर्न स्टेट का आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा पार्लियामेंट में एंड सदर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिक्लाइन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं फेडरल बैलेंस को कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर देगा, वो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। सेंसस में डिले और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का भी खतरा देखने को मिलता है। देखिए, 2021 में सेंसस होने थे, बट अभी तक उन सेंसस को कंडक्ट नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट हो सकता है आउटडेटेड डाटा के साथ ही यहां पर अपनी सेंसस के जो डाटा है, पुराना डाटा है, 2011 का डाटा है, या नया डाटा अगर नहीं टाइमली अवेलेबल हो पाया तो उस केस में पुराने डाटा के साथ ही यहां पर डिलिमिटेशन एक्टिविटी को परफॉर्म कर देगी। तो इससे हो सकता है 2031 में जो आपकी डिलिमिटेशन होनी है उससे पहले सर्टेन स्टेट्स में सरकार को इससे बेनिफिट हो सकता है। मोर ओवर, ये जो डिलिमिटेशन की एक्टिविटी है इससे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन, जो वुमेन्स की पार्लियामेंट में हमने सीटें रिजर्व की है उसके ऊपर इंपैक्ट रहेगा, SC ST कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन पे इंपैक्ट रहेगा। तो यहां पे वो जो चेंजेस आएंगे वो इफेक्ट करता है रिजर्वेशन पैटर्न्स को भी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कंसर्न है। एंड इसमें कहीं ना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है रिप्रेजेंटेशन में सदर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच में। अब यहां पर अगर देखें तो क्या इंपैक्ट रहेगा एग्जिस्टिंग आपकी सीट्स के ऊपर, तो नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, MP, राजस्थान ये सीट्स गेन करेंगी, वेरएज़ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ये सीट्स लूज कर सकती हैं। तो कहा जाता है कि भाई इसका प्रोबेबली सोल्यूशन क्या है। कहते हैं आप फेडरल बैलेंस मेंटेन करके चलो, सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे आप यहां पे सीट्स को डिवाइड मत कीजिए। आप यहां पर वेटेड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लेके आइए, जहां पर कैपिटा GDP और लिटरेसी रेट को भी आप पॉपुलेशन के साथ कैलकुलेट कीजिए, और इससे आई गेस सदर्न स्टेट्स को बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उनकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इन एडिशन टू दिस, आप टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आप देखें 500 के करीब 543 सीट्स हैं, इसे 750 कर दीजिए, एंड इसमें किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। मोर ओवर, आप इंश्योर कीजिए कि 2021 के सेंसस आप कंप्लीट कीजिए बिफोर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जिससे किसी भी तरह का मैनिपुलेटिव डिले आपको देखने को ना मिले। मोर ओवर, SC ST एंड मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन को भी हमें यहां पर अपने ध्यान में रखना होगा, एंड एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नेंस के बेसिस पे, जहां पर हम मिनिमम सीट्स को रिटेन कर सकें, इवन वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी मिनिमम रही हो तो भी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ हद तक हम सदर्न स्टेट्स के कंसर्न्स को एड्रेस कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ सेकेंड आर्टिकल अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ओली रिडले टर्टल्स की हैचिंग में क्लाइमेट चेंज की वजह से फीमेल टर्टल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में ओली रिडली टर्टल्स की पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट रहे। वैसे पिछले 16 सालों में अगर देखा जाए तो एक फाउंडेशन है दक्षिण फाउंडेशन, और इसके साथ IISC बेंगलुरु और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर यह कहा है कि भाई ओली रिडली टर्टल की जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक इंक्रीज हुई है, बट सैंड के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अब फीमेल हैचिंग ज्यादा हो रही है, तो शायद अब पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के ऊपर इससे असर पड़ सकता है। तो वैसे तो ये बहुत अबंडेंट स्पीशीज है आपकी टर्टल की, जो कि ट्रॉपिकल वाटर में मिलती है, एंड इवन पैसिफिक, इंडियन ओशन और अटलांटिक तीनों ही ओशंस में आपको देखने को मिलती है। ये कार्निवोरस है और मास नेस्टिंग अरीबाडा के लिए काफी फेमस है।
ये 10 से 15 साल की एज में मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से ज़्यादा साल की रहती है। अब ब्रीडिंग सीजन इनका अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में रहता है एंड फिर ये वापस से अपने आप ये कह सकते हो कि ओशन में रिटर्न करते हैं। इंडिया के अंदर गिरिमाथा, ऋषिकुल्या, देवी रिवर, इवन अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ कोस्टल एरिया, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ एरियाज ऐसे जहां पर इनकी नेस्टिंग की प्रोसेस को आप देख सकते हैं। इन एडिशन टू दिस अरीबाडा इंडिया के अलावा मेक्सिको और कोस्टारिका में भी आपको देखने को मिलती है। अब कहते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फीमेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो इससे जेंडर इंबैलेंस आएगा, जिससे रिप्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा और इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकती है। मोर ओवर इसके साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलता है कोस्टल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड पोल्यूशन के कारण इनकी नेस्टिंग साइट्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं एंड कई बार आर्टिफिशियल लाइट्स के कारण ये अपना रास्ता भूल जाते हैं। ओशन की बजाय ये कहीं ना कहीं टुवर्ड्स दी इनर साइड यानी इंटीरियर की तरफ मूव कर जाते हैं, जहां पर कई जानवर इन्हें खा लेते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर अपने यहां पर एक्सीडेंटली इनको फिशिंग के दौरान पकड़ लिया जाता है, जिनके कारण बाय कैच के कारण इनकी डेथ हो जाती है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बड़ा ही प्रॉब्लम है। इनके एग्स को कलेक्ट किया जाता है, पोच किया जाता है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इनके मीट के लिए और इवन पेट्स के लिए। एंड इन एडिशन टू दिस ऑयल स्पिल ओवर भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी अगर बात की जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती टाइगर जैसी इनको प्रोटेक्शन दी गई है। साइट्स के अगर बात की जाए तो अपेंडिक्स 1 में आती है। IUCN के अकॉर्डिंगली इनकी जो स्टेटस है वो वनरेबल कैटेगरी में आपकी आती है। आइए अब बात करते हैं यूएस और EU के रिलेशंस के बारे में। देखिए रिसेंटली अगर आपको पता हो तो रशिया के साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल में अभी वोटिंग चल रही थी, वहां पर यूएस ने अपने जो वेस्टर्न अलायंस है उसके अगेंस्ट वोट किया। अगेंस्ट भी क्या किया, कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से EU में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ था। इवन अब तो यह भी कहा जा रहा है कि क्या नाटो भी फॉर अ लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं, ये भी इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बट अब एक मेजर चीज ये देखने को मिली, रिसेंटली यूएस ने क्या किया, 25% टैरिफ इंपोज कर दिया EU के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब EU ने कहा कि हम इसको काउंटर मेजर्स लेंगे एंड हम भी यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। अब देखिए EU और यूएस की बात की जाए तो आपस में ये एक की ट्रेड पार्टनर है, जहां पर लगभग $1 ट्रिलियन की इनकी एनुअल सेल रहती है। अभी यूएस ने क्या किया है, यूरोप से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 2018 में सबसे पहले टैरिफ्स इंपोज किए थे एंड अब फर्दर यहां पर आपको ट्रांस अटलांटिक ट्रेड के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज करते हुए वो दिख रहे। अब यहां पर अगर बात की जाए तो यूएस कहता है कि भाई हमारे पास लेवरेज है, क्योंकि हम बहुत बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट है और EU के पास इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस नहीं है, तो यहां पर हमारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, ये ट्रेड डिस्प्यूट। अब यहां पर अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, 27 देशों का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना था, जो पीस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यूरोपियन कॉर्पोरेशन को कहीं ना कहीं इस एरिया में प्रमोट करता है। अब यहां पर यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है और मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का। जैसे मैंने आपको कहा $975 बिलियन की इनकी आपस में ट्रेड है, जिसमें से अगर बात की जाए तो यूएस के गुड्स जो यूरोप को एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो वैल्यू करते हैं $370 बिलियन के आसपास एंड यूएस के गुड्स जो यूरोप से आते हैं वो आपके $600 बिलियन के हैं। तो मतलब $300 बिलियन का यहां पर ट्रेड डेफिसिट है और इसी चीज की वजह से यहां पर यूएस ने टैरिफ को इंपोज किया। तो कहते हैं इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। देखो कुछ टाइम के लिए तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे स्टील, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कीजिए, बट कहीं ना कहीं आपको अमेरिकन कंज्यूमर्स को कार्स, वाइन्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा अब टैरिफ इंपोज मतलब ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। अब यूएस को नुकसान होगा जैसे विस्की में, मोटरसाइकिल्स में, जीन्स की इंडस्ट्रीज में एंड कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट नाटो के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर EU की बात की जाए तो यहां पर आप ये मान के चलो कि EU की ट्रेड यूनिटी अगेंस्ट यूएस ये कहीं ना कहीं प्रेशराइज की है यूएस ने, तो हो सकता है कि EU का एग्जिस्टेंस भी थ्रेट में आ जाए। कुछ कंट्रीज कहें नहीं हमें यूएस के साथ 1-on-1 डील करनी चाहिए, तो वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट जो भी आपके बिजनेसेस हैं वो इंपैक्ट में आएंगे।
यहां पर ट्रेड वॉर और ज्यादा एक्सकेलेट कर सकता है एंड इससे ग्लोबल मार्केट में एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहां कहा जाता है कि भाई देखो, आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट करके, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करो, चाइना, इंडिया और आसियान कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड्स को इंप्रूव करो। WTO के अंदर जाके आप इसे चैलेंज कर सकते हो एंड इवन आप आपस में नेगोशिएशंस के ऊपर भी वर्क कर सकते हो कि कैसे आपस में ट्रेड को हमने बैलेंस आउट करना है। नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी यूज किया है हेग सर्विस कन्वेंशन को। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सम्मन किया अडानी ग्रुप्स के कि भाई आप आइए, जो आपका यहां पे फ्रॉड का केस है, आप उसके लिए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो अगर हेग सर्विस कन्वेंशन की बात की जाए तो यहां पर इसमें आप ये मान के चलो कि जो भी आपके अक्रॉस द कंट्रीज जो भी इसमें ट्रीटी पार्टनर्स हैं, ये उन सब में आपस में लीगल डॉक्यूमेंट्स शेयर करने की बात करती है और सर्व करने की बात करती है, चाहे सिविल या कमर्शियल मैटर हो, किसी भी मैटर में। अब यहां पे इंडिया और यूएस के अलावा 80 टोटल 84 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस। अब यहां इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइमली और इफेक्टिवली सर्विस जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना डिफेंडेंट को, उसके राइट्स को, मोर ओवर डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के केस में। तो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज है उनके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो इस सभी मैटर्स को डील करेगी। जैसे इंडिया के केस में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। अब यहां पे आपके कुछ ऑल्टरनेटिव चैनल्स भी होते हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज या जुडिशियल कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप इस चीज को मूव अप कर सकते हैं। बट इंडिया में हमने कहा कि नहीं, हमारे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस पूरे मैटर को हैंडल करेगी। इंडिया ने 2006 में इसको साइन किया था। अब इसमें यह कहा जाता है कि भाई देखो, हम किसी भी ऑल्टरनेटिव मेथड को प्रोहिबिट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू ही हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदर देन दैट डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर सर्विसेज परमिटेड नहीं है अनलेस आप फॉरेन नेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। हम जो भी मटेरियल रिसीव करेंगे वो इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी होनी चाहिए। अब यहां पर आप मान के चलो कि कोई भी मैटर है जो हमारी सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता है, तो उस केस में हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। एंड हम यहां पर अगर जो इंडिया के लॉ के अंडर आपका इनकॉम्पिटेबल प्रोविजंस है, हम उसके अंदर भी आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अडानी ग्रुप्स की अभी हो सकता है कि दिक्कतें और ज्यादा बढ़े। तो फिलहाल के लिए आपको यही जानना था हेग कन्वेंशन के बारे में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।